हेलो नमस्कार साथियों, एम 291 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 5 देखने वाले हैं दोस्तों। सेट नंबर अब आज आपका 5 है दोस्तों। जो भाई बहन 1 से लेकर 4 तक नहीं देखेंगे जाइए प्ले लिस्ट में देखिए। आज हम लोग सेट 5 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। 80 क्वेश्चन, 40 ज्योग्राफी और 40 आपका हिस्ट्री दोस्तों, पूरा कंप्लीट किया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 बोला जा रहा साथियों, इनमें से कौन गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन ग्लोबल पुरस्कार विजेता नहीं है दोस्तों। देखिए तो कौन नहीं है आपको जल्दी से बताइएगा। तो वंदना शिवा जो है दोस्तों, ये गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार विजेता नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे बोला गया दोस्तों, आपका सी सही है इसमें दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 72 देखिए, उस बहिर्ग्रह का नाम बताएं जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और उसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है दोस्तों। तो केपलर 5-2b कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों? केपलर 45-2b दोस्तों, केपलर 45-2b। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कुछ हम लोग और एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं दोस्तों। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? अगर पूछ लिया जाए तो इसकी खोज आपका 23 जुलाई 2015 को हुआ था दोस्तों। अब प्लूटो सौरमंडल का 9वां ग्रह था दोस्तों, जिसे 2006 में सौरमंडल ग्रह से बाहर कर दिया गया था, बौने ग्रह की सूची में रखा गया दोस्तों। प्लूटो की खोज वर्ष 1930 में हुई थी। अमेरिका खगोल वैज्ञानिक क्लॉड विलियम टॉम्बो ने किया था प्लूटो की खोज। तो कौन कहते हैं? क्लॉड विलियम टॉम्बो ने दोस्तों। चलिए 73 देखिए, दस्त कबीर मरुस्थल किस देश में है दोस्तों? तो दस्त कबीर मरुस्थल ये आपका ईरान का है। कहाँ का है दोस्तों? ईरान का मरुस्थल है दस्त कबीर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। दस्त कबीर मरुस्थल को ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। दस्त लुट मरुस्थल भी ईरान में ही स्थित है। रूल अल खाली मरुस्थल और अन नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है साथियों। थार मरुस्थल पाकिस्तान और भारत में स्थित है। तकला मकान दोस्तों ये चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में दोस्तों। तकला मकान चीन में स्थित दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। फोनी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो फोनी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात फानी दोस्तों। फानी है। फानी क्या है? एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए थोड़ा जूम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 75 देखिए, भारत के किस राज्य में लुढ़कती पहाड़ी को भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों? फिर से पढ़िए, भारत के किस राज्य में लुढ़कती पहाड़ी की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है दोस्तों मिजोरम को। किसे जानते हैं? मिजोरम को हम लोग लुढ़कती पहाड़ी के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भारत का इको मार्क लोगो क्या है दोस्तों? इको मार्क लोगो क्या है दोस्तों? तो मिट्टी का एक घड़ा है। भारत का इको मार्क जो है दोस्तों मिट्टी का एक घड़ा है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। एटलस पर्वत किस महादेश में है दोस्तों? एटलस पर्वत आपका अफ्रीका महादेश में। कहाँ पे है दोस्तों? अफ्रीका में एटलस पर्वत है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जानते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एटलस पर्वत नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनेशिया में स्थित है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टोकोबल है, जो ग्रेट एटलस पर्वत श्रेणी का भाग है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो गोल्डन फाइबर जूट को जानते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। 79 देखिए, बुशमैन जनजाति का मूल क्षेत्र निम्न में से क्या है दोस्तों?
तो इसका बुशमैन का जो मूल क्षेत्र है वो आपका कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल दोस्तों। कांगो बेसिन की प्रसिद्ध जनजाति नाम मात्र पिग्मी जनजाति को कहते हैं कांगो बेसिन की जनजाति। तो जिम्बाब्वे तथा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है आपका बोस्वाना नामीबिया बुशमैन जाति दोस्तों। 80 देखिए दोस्तों, कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है दोस्तों? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार डिग्री को अलग करती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 8 डिग्री चैनल दोस्तों मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसे करते हैं? मालदीव और मिनिकॉय को, 8 डिग्री दोस्तों। और 9 डिग्री चैनल जो है कावारती और मिनिकॉय को अलग करता है दोस्तों। मन्नार की खाड़ी दक्षिण तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी पूछ लीजिए कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य दोस्तों। कोको चैनल दोस्तों उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य स्थित है। कोको चैनल कहाँ है? उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच कोको चैनल है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? विंसन पर्वत जो है ये आपका है दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अंटार्कटिका में। आप लोग विंसन के बारे में थोड़ा जानिए। विंसन मैसिव पर्वत की ऊंचाई पर लगभग 4892 मीटर है दोस्तों। कितना? 4892 मीटर दोस्तों। अंटार्कटिका में सेंटिनोल पर्वत श्रेणी भी है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका को दोस्तों सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। एशिया महाद्वीप को दोस्तों सभ्यता का पालन एवं अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालन कहते हैं। मानव जाति का पालन कौन है? अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमांगयुंगलुंगमा तथा नेपाल में सागर माथा कहते हैं और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं माउंट एवरेस्ट को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था दोस्तों? तो ये इरोस्thenes के द्वारा जियोग्राफी शब्द गढ़ा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? इरोस्thenes के द्वारा। चलिए हम लोग 83 देखते हैं। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र में सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कोरोना के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? कोरोना के नाम से। और सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं दोस्तों। प्रकाश मंडल में कभी कभी परमाणु का तूफान इतनी वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है आपका कावेरी नदी दोस्तों। कौन सी गिरती है? कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु कहाँ गिरती है दोस्तों? ये भी जानने की कोशिश कीजिए आप लोग। सिंधु नदी जो है दोस्तों ये नर्मदा ताप्ती और सिंधु ये सब दोस्तों अरब सागर में गिरती है दोस्तों। चलिए हम लोग 85 देखते हैं। कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है दोस्तों? क्या बोला गया? कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है? तो दोस्तों ये आपका कौन सी जलधारा है? तो दोस्तों ये आपका ब्राजील जलधारा हो गया, ये फॉकलैंड जलधारा हो गया और बेंगुला जलधारा दोस्तों आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा जो है ब्राजील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा और बेंगुला जलधारा तीनों से गुजरती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में साथियों। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो स्थित है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है दोस्तों। कहाँ पे? पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं दोस्तों? भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो दोस्तों 5 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कितने दोस्तों? 5। चलिए हम लोग सॉरी दोस्तों 5 नहीं है, ये अब गलत दिया गया है। जैव विविधता आपका भारत में दोस्तों 4 हॉटस्पॉट हैं। कितने दोस्तों? 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन है देखिए? अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, यही है दोस्तों। ये श्रेणी में बता गया, लेकिन भारत का जो हॉट स्पॉट है हिमालयन क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र है और सुंडालैंड क्षेत्र है। 4 ही हॉट स्पॉट जैव विविधता वाला है दोस्तों। कौन कौन?
हिमालयन क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका क्षेत्र, सुंडालैंड क्षेत्र दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत का पहला समुद्री उद्यान जो स्थित है दोस्तों, ये आपका कच्छ की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। देखिए भीतरकनिका, चिल्का, गाहिर माथा ये उड़ीसा में है दोस्तों। मन्नार की खाड़ी, पॉइंट किलेमरो अभ्यारण्य, पुलिकट झील ये सब तमिलनाडु में है। सुंदरबन, हिलाडे द्वीप, सजने खाली अभ्यारण्य, लोथियन द्वीप ये सब पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। मालवान समुद्री अभ्यारण्य, थाने क्रीक पोलिंगो महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 89 देखिए, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? उसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? हरिकेन्स के। उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तर अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया था? हरिकेन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 90 देखते हैं। तस्मान सागर निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों? तस्मान सागर जो आपका है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है दोस्तों। तस्मान सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, परिस्थितिकी आला नीच क्या संदर्भित करता है दोस्तों? परिस्थितिकी आला नीच क्या संदर्भित करता है? परिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की क्रियात्मक भूमिका है दोस्तों। क्या है? परिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की क्रियात्मक भूमिका है दोस्तों, उसे हम लोग परिस्थितिकी आला कहते हैं दोस्तों। देखिए यह परिस्थितिकी तंत्र के सभी जैव और अजैव तत्वों का समावेश होता है और परिस्थिति तंत्र को संरचना और कार्यों और प्रत्येक जीवित प्राणियों का कार्य और उनकी भूमिका परिस्थितिकी आला कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। ऊर्जा जो वातावरण से परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आने वाली ऊर्जा की तुलना में एक अलग तरंगदैर्घ्य होती है, अवशोषण और वातावरण में गर्म करती है दोस्तों। आपका सी सही होगा, सी भी नहीं होगा दोस्तों। आपका ए सी ये सब गलत है। आपका वातावरण को गर्म नहीं करते दोस्तों। ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा जो वातावरण से परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? वातावरण को गर्म नहीं करती है। चलिए हम लोग 93 देखते हैं। किस सतह को एल्बिडो, किस सतह के एल्बिडो का अर्थ है दोस्तों? एल्बिडो हो गया आपका सौर विकिरण को अवशोषित करने की उसकी क्षमता, गर्मी विकिरण करने की उसकी क्षमता, सौर विकिरण को प्रवर्तित करने की क्षमता। दोस्तों एल्बिडो हो गया सौर विकिरण को अवशोषित, सौर विकिरण को परिवर्तित दोस्तों, अवशोषित नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है। परिवर्तित करने की उसकी क्षमता दोस्तों, सौर विकिरण को परिवर्तित करने की क्षमता को एल्बिडो कहते हैं दोस्तों। 94 देखिए, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग में वैश्विक औसत तापमान के तापमान में वृद्धि के कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो देखिए गर्मी में लहरों की आवृत्ति का तीव्रता बढ़ता है, ये बात सही है दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा ध्रुवीय बर्फ की चोटियों ग्लेशियर को पिघलना, ये भी सही है। समुद्री स्तर में वृद्धि दोस्तों आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। 95 देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाले क्षेत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? आंख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंख दोस्तों। कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है दोस्तों? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण आपका मिट्टी की उर्वरकता, वन्यजीव और वन दोस्तों। तो आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों इसमें। नवीकरणीय संसाधन दोस्तों, मिट्टी की उर्वरकता, वन्यजीव, वन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 97 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समान सुलभ संसाधन है दोस्तों? समान सुलभ जो संसाधन है ये दोस्तों मिट्टी है दोस्तों। कौन सा है? मिट्टी दोस्तों आपका समान सुलभ संसाधन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कृषि की दृष्टि से विषवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है दोस्तों? कृषि की दृष्टि से विषवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? वाणिज्य, व्यापक वाणिज्य कृषि, मिट्टी की खराब गुणवत्ता जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है दोस्तों। तो विषवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? तो आपका दोस्तों इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है दोस्तों। आपका यही सही होगा दोस्तों। कृषि की दृष्टि से विषवतीय क्षेत्र में क्या महत्व है? इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है। 99 देखिए, कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन का योगदान करता है दोस्तों? तो ये करता है उच्च कृषि प्रौद्योगिकी दोस्तों। कौन करता है? उच्च कृषि प्रौद्योगिकी दोस्तों।
उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, उसे वो हम लोग कहते हैं। फिर से पढ़िए, कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्चतम उत्पादन में योगदान करता है? उच्च कृषि प्रौद्योगिकी दोस्तों। 100 देखिए, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो आपका चीन है दोस्तों। कौन सा देश है? चीन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है दोस्तों? इसमें आपका गन्ना की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों? गन्ना की। गन्ना भी हो जाएगा दोस्तों और आपका चाय भी हो जाएगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कपास भी हो जाएगा दोस्तों। सभी उच्च कृषि का ही उष्ण और उपोष्ण कृषि की कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो आपका भारत, अपना भारत है दूध में सबसे अव्वल नंबर पे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पौधे का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ दोस्तों? तो क्रिटेशियस काल से हुआ था। कब से शुरू हुआ था दोस्तों? क्रिटेशियस काल से। फिर से इसको देखिए, पौधे का फैलाव और प्रवास कब से शुरू हुआ था? क्रिटेशियस काल से दोस्तों। 104 देखिए, कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है दोस्तों? ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है दोस्तों, तो कौन सा है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। आपका दोस्तों गैर नवीकरणीय स्रोत में आपका आ जाएगा खनिज दोस्तों, क्योंकि सौर ऊर्जा वन तो हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन खनिज आपका गैर नवीकरणीय ऊर्जा के श्रेणी में आता है दोस्तों। 105 देखिए, भारत में कोयला उत्पादन निम्न क्षेत्रों में से निम्न में कहाँ होता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी दोस्तों। आपका इनमें से एक से अधिक होगा, सभी में होता है दोस्तों, आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 106 देखिए, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है दोस्तों? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो गेहूं निर्यात करता है वो आपका रूस है दोस्तों। कौन करता है? रूस दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है? नदी मुहाना परितंत्र दोस्तों क्या कहलाता है? लॉटिक कहलाता है। लॉटिक दोस्तों आपका बी होगा। क्या होगा? बी दोस्तों, लॉटिक। देखिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। नदी पारिस्थितिकी तंत्र बड़े वाटर शेड और नेटवर्क और कैचमेंट या का हिस्सा है दोस्तों। किसी क्षेत्र में सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। जीव मंडल पृथ्वी का एकल सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। भारत की पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा को माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द जर्मनी के जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था दोस्तों। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किए थे? तो अर्नेस्ट हैकल किए थे इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों। महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है दोस्तों। कौन है? महासागर। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 108 है दोस्तों। कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य से प्रकाश से संचालित होता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा फॉस्फोरस दोस्तों। कौन होगा? फॉस्फोरस हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका नाइट्रोजन भी हो जाएगा दोस्तों। देखिए कौन कौन होता है हम आपको बताते हैं। यह पृथ्वी की सतह पर ऊपर से नीचे पानी की निरंतर होती है। पृथ्वी आपका एक से अधिक इसमें होगा दोस्तों। आपका सभी आएगा दोस्तों इसमें भी। चलिए हम लोग आगे 109 देखते हैं। निम्न में कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है दोस्तों? औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता पूछा गया दोस्तों। आप लोग जल्दी से बताइएगा। शारीरिक श्रम की मशीनरी में बदलाव दोस्तों। शारीरिक श्रम का मशीनरी में बदलाव औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। 110 देखिए, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था दोस्तों? तो मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? अमर्त्य सेन की द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग अब 40 क्वेश्चन पॉलिटी का देखते हैं दोस्तों। चलिए, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है दोस्तों?
तो 14 दिन के भीतर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी की संविधान से प्रेरित है दोस्तों? तो आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन दोस्तों, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। भारत सरकार के लेखा जो है 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है, पूछा गया दोस्तों। तो आपका देखिए, लोक लेखा समिति, सहकारी, आपका दोस्तों इसमें जो नहीं है आपका सहकारी समिति नहीं है दोस्तों। ये आपका 9 का कॉम है दोस्तों। 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था सहकारी समिति दोस्तों। ये आपका लेखा के 3 भागों में नहीं आता। लेखा के 3 लोक लेखा समेकित और एक प्राकलन समिति है दोस्तों। चलिए हम लोग 4 देखते हैं। किसे यूएसए का गांधी कहते हैं दोस्तों? यूएसए का गांधी हम लोग मार्टिन लूथर किंग को कहते हैं। किसे कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है दोस्तों? तो उसमें किया जाता है जिला नियोजन समिति का गठन दोस्तों। नहीं दोस्तों, जिला नियोजन समिति का गठन नहीं किया जाएगा, नहीं तो महानगरीय किया जाएगा। 3 लाख से अधिक सरकार होने पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। किसको दोस्तों? वार्ड समिति का गठन किया जाता है। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। वार्ड कमेटी का सीजन 1 या 1 से अधिक वार्ड मिलकर बनाया जाता है। वार्ड कमेटी नगरपालिका में बनाया जाता है जहाँ की आबादी 3 लाख या उससे अधिक हो। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अतिरिक्त वार्ड समिति बनाने की प्रावधान किया गया था। राज्य विधानसभा को वार्ड समिति या आंतरिक वार्ड समिति बनाने का अधिकार है। और भारत का सबसे पुराना नगरपालिका मद्रास नगरपालिका है, जिसका स्थापना 1688 ईस्वी में किया गया था। अधिसूचना 1687 में जारी किया गया था दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा नगर निगम मुंबई महानगर निगम है दोस्तों। नगर निगम के अध्यक्ष महापौर को होते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है दोस्तों? आपका भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कौन दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। स्वीकार पूछा गया दोस्तों। देखिए, स्वीकार अगर बोल दिया गया है तो आप 26 जनवरी 1950 नहीं लगाइए, आप 24 जनवरी 1950 लगाइए। कब? 24 जनवरी 1950 दोस्तों। देखिए बताते हैं। 1911 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन स्वतंत्र जनगण गाया था। राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मैं हीरे की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। किस भारतीय चिंतक का है दोस्तों यह स्टेटमेंट? रविन्द्रनाथ टैगोर का था दोस्तों। किनका था? रविन्द्रनाथ टैगोर का दोस्तों यह स्टेटमेंट था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चिंकुआरा संधि, चिंकुआरा मास संधि से संबंधित सही तथ्य पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कैरिबियाई क्षेत्र से संबंधित और वर्ष 1973 से संबंधित दोस्तों। आपका 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों। चिंकुआरा संधि से संबंधित सही तथ्य की पहचान करते हैं। कैरिबियाई क्षेत्र से संबंधित 1973 की संधि से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। देखिए, तो चलिए हम लोग डेट बाय डेट इसको लिख देते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद जो आए थे दोस्तों, ये कब आए थे? जब आपका आपातकाल लागू इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था सबसे पहले दोस्तों, 1974 से 1977 में दोस्तों। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये थे। और नीलम संजय रेड्डी दोस्तों ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कब दोस्तों? 1977 से 82 के बीच दोस्तों। फिर ज्ञानी जेल सिंह दोस्तों कब से कब थे? ज्ञानी जेल सिंह थे दोस्तों
82 से 87 दोस्तों, 1982 से 87 तक ज्ञानी जेल सिंह थे। जाकिर हुसैन दोस्तों 1967 से लेके 69 तक थे दोस्तों। इसको याद कर जाइएगा आप लोग, उसके बाद लगा लीजिएगा। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 दोस्तों, नीलम संजय 1977 से 82, ज्ञानी जेल सिंह 82 से 87, और जाकिर हुसैन 67 से 69 दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। तो दोस्तों ये 74 का 1 में कहा गया। किसमें दोस्तों? 74 का 1 में यह स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिया गया दोस्तों? तो ये फ्रांस से लिया गया दोस्तों। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तो पिंगली वकैया किया था दोस्तों। कौन किया था? पिंगली वकैया दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 124 देखिए। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम वाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके गारंटी की बात की थी दोस्तों? तो जीवन जीने के अधिकार की गारंटी की बात की दोस्तों। किसकी? जीने की अधिकार की दोस्तों। अनुच्छेद 21 के बारे में 125 देखिए। निम्न में कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा दोस्तों? कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा दोस्तों? तो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों, जो प्रधानमंत्री थे, राज्यसभा के नेता हुआ करते थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में 226 में अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की डैश से अधिक संख्या नहीं होना चाहिए दोस्तों। 500 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए तो अधिक दोस्तों। विधानसभा बोला गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा, हिंदी को संघ की राजभाषा, संघ की भाषा घोषित करता है दोस्तों? ये आपका अनुच्छेद 343 का 1 दोस्तों। 128 देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। 129 देखिए। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो देखिए, मौलिक अधिकार नैतिक और राजनीतिक संतुतियां हैं, लेकिन नीति निरपेक्ष विधिक संतुतियां हैं दोस्तों। गलत है दोस्तों। आपका देखिए सी सही है दोस्तों। सी में आप देखिए क्या बोला गया है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राजनीतिक दोस्तों गैर न्याय संगत होते हैं। एकदम बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 130 देखिए। 44वां संशोधन 1978, 44वां संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था दोस्तों? अनुच्छेद 300 का ए दोस्तों। इसको प्रभावित किया था तो आप लोग जान रहे होंगे। 300 का ए को दोस्तों प्रभावित किया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए। विदेश नीति का निर्धारण करता है दोस्तों आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए दोस्तों। विदेश नीति निर्धारक क्या है दोस्तों? तो आर्थिक हित और सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोस्तों। 132 देखिए। कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णय को प्रभावित करता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका, फिर से पढ़िए क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तथ्य है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को भी प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अर्थव्यवस्था और व्यापार दोस्तों। प्रभावित जो करेगा वो अर्थनीति को, अर्थव्यवस्था और व्यापार दोस्तों। 133 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है दोस्तों? साम्राज्यवाद की जो विशेषता है वो दोस्तों उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा है दोस्तों। कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है दोस्तों? तो उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों को विस्तार करने की इच्छा है दोस्तों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। चौंतीस देखिए, अलगाववाद क्या है दोस्तों। अलगाववाद जो है आपका एक राजनीतिक विचार है जो वैश्विक मामले में देश की सक्रिय भागीदारी की वकालत करता है दोस्तों। फिर देखिए, एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। तो आपका बी सही होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए अलगाववाद मतलब होगा कि एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। 135 देखिए, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है। राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें फैक्ट्स की क्या भूमिका है। तो दोस्तों फैक्ट्स की क्या भूमिका, चलिए देखते हैं हम लोग। राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि फैक्ट्स इस दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाली शांति को संदर्भित करता है दोस्तों। देखिए ये आपका गलत है दोस्तों, ये आपका नहीं होगा। फिर देखिए, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्र को पारंपरिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, ये होगा दोस्तों। जबकि फैक्ट्स इस सहयोग से उत्पन्न और शांति से संदर्भित करता है। आपका बी सही है दोस्तों, सी भी आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्यवाद के परिसर का सटीक वर्णन करता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए 136 में क्या बोला जा रहा है कि यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था जो कि वे दुनिया के केंद्र थे। देखिए क्या बोला, फिर से देखिए, कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है। तो यह चीनियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति क्या नाम था दोस्तों। ट्रूमैन सिद्धांत था दोस्तों। क्या नाम था? ट्रूमैन सिद्धांत दोस्तों। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई इस नीति का क्या नाम था? ट्रूमैन सिद्धांत दोस्तों। बार्डुक सम्मेलन ने अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था दोस्तों। यह आपका क्या था दोस्तों? तो सहअस्तित्व नहीं था दोस्तों। आपसी अनाक्रमण था, एक दूसरे के मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप था भी दोस्तों, लेकिन कौन सा नहीं पूछा। तो सहअस्तित्व का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये गुटनिरपेक्ष का है दोस्तों। किसका? गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। चलिए, शीत युद्ध शब्द पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो शीत युद्ध आपका गढ़ा गया था बर्नार्ड विल्सन के द्वारा। तो किसके द्वारा गढ़ा गया था? बर्नार्ड विल्सन के द्वारा, बारूक के द्वारा, सॉरी विल्सन है, बर्नार्ड बारूक के द्वारा शीत युद्ध शब्द को पहले गढ़ा गया दोस्तों। राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका क्या प्राथमिक कारण है दोस्तों? क्योंकि संसाधन सभी व्यापारिक देशों के समान रूप से विकसित नहीं होते हैं। आपका बी करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि सभी देश में सभी चीज़ उपलब्ध नहीं होते हैं उतने आसानी से दोस्तों। आपका ई लाइन का कहने का मतलब यही है कि संसाधन सभी व्यापारिक देशों को में समान रूप से वितरित नहीं हो हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 114 देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्न में किस एक को छोड़कर सभी विकल्प के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो देखिए, प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन आपका इसमें कोई नहीं होगा दोस्तों। देखिए, वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है। पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय संचालन आपका ये भी नहीं होगा। श्रम के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों, आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 142 देखते हैं। किस राजनीतिक चिंतन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़ा बच्चे को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। तो ये किनका कथन है? तो थॉमस हॉब्स का है दोस्तों।
राजनीतिक चिंतक थॉमस हॉब्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उनकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और स्वयं उसे तथा डर को। थॉमस हॉब्स ने 1588 से 1679 में एक अंग्रेजी दार्शनिक थे दोस्तों, यही इस स्टेटमेंट को दिए थे। 1643 देखिए, हॉब्स जो थे दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत का एक मुख्य व्यवहारिक निष्कर्ष यह है कि राज्य या समाज तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक कि वह पूर्ण संप्रभु के अधीन न हो। थॉमस हॉब्स ने सबसे प्रसिद्ध रचना लेविथान 1651 में की थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है दोस्तों। तो किनका है? उदारवाद का है। उदारवाद का नहीं है दोस्तों, फिर से पढ़िए। एक सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। तो व्यवहारवाद का किनका है दोस्तों? व्यवहारवाद का है। ये कौन दिए थे? तो जे.बी. वाटसन दिए थे दोस्तों। जॉन बी वाटसन को व्यवहारवाद के संस्थापक और जनक माने जाते थे, जॉन बी वाटसन को दोस्तों। व्यवहारवाद के संस्थापक एडवर्ड हाई का योगदान भी अति महत्वपूर्ण था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया दोस्तों? किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया था? तो दोस्तों ये किए थे अब्राहम लिंकन किए थे। कौन किए थे दोस्तों? अब्राहम लिंकन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था दोस्तों। इनमें से आपका कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, आज विश्व में सबसे लोकप्रिय प्रणाली लोकतंत्र दोस्तों। प्राचीन काल में मध्यकाल में प्रचलित प्रणाली राजतंत्र था, लेकिन विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश अमेरिका, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य लिच्छवी गणराज्य था दोस्तों। ये सभी स्टेटमेंट याद रखिए। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन किन विद्वान का है दोस्तों? ये आपका गानर बोले थे। कौन दोस्तों? गानर का ये स्टेटमेंट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, गानर का ये स्टेटमेंट कहाँ से आ जाएगा दोस्तों? ये गलत बोल दिया गया दोस्तों। ये आपका होगा सीले के द्वारा था दोस्तों। किसके द्वारा? सीले के द्वारा। फिर से देखिए, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। कथन किनका? सीले का है दोस्तों, सीले का। 146 देखिए, सीले और क्या बोले थे दोस्तों? जॉन सीले ने माना कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं होता, राजनीति बिना इतिहास का कोई फल नहीं होता। इतिहास के पीछे की घटनाओं, व्यक्तियों और समाज की समीक्षा करने के लिए होता है, जबकि राजनीति विज्ञान संपूर्ण समाज को संरचनात्मक रूप की समीक्षा करता है दोस्तों। चलिए हम लोग 146 संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत कब की थी? दिसंबर 1946 में की थी। कब दोस्तों? दिसंबर 1946 में। 147 देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में माना जाता है दोस्तों। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में माना जाता है दोस्तों। उद्देशिका को माना जाता है। वो कब दिए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। कब दोस्तों? देखिए, वो दिए थे 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों। और उसे अपनाया गया था दोस्तों 22 जनवरी 1947 को दोस्तों अपनाया गया था इस डेट में। और प्रस्ताव रखे थे 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों। 148 देखिए, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था दोस्तों? तो ये 10 दिसंबर 1949 को दोस्तों। कब अपनाया था? 10 दिसंबर 1949 को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ये भी आपका गलत दिया गया दोस्तों। किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार के सार्वभौम की घोषणा की थी? 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों। यहाँ पे 49 है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 10 दिसंबर 1948 को ये घोषणा किया गया था दोस्तों। चलिए 49 देखिए, संप्रभुता नियम में से किसकी विशेषता है दोस्तों? तो जनता की। संप्रभुता में नियम में से किसकी विशेषता है? तो लोकतंत्र में जनता की। लोकतंत्र में किसकी विशेषता होती है दोस्तों? लोकतंत्र में जनता का दोस्तों। लेकिन संप्रभुता नियम में से किसकी विशेषता है? तो राज्य की दोस्तों। किसकी है? राज्य की। ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में है दोस्तों? ये भी आपका
एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 32 में क्या गया, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार संरक्षण हम लोगों को जो मिला है वो 5 रीट के तहत मिला है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा दोस्तों, उत्प्रेषण और क्वा वारंटो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आपका एक से अधिक इसमें होगा दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।